नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुआ पीएमके एआईएडीएमके नेता ई पलानीस्वामी ने बताया एनडीए गठबंधन को जीत का गठबंधन। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। 5 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई। म्यूल बैंक खाते के जरिए साइबर धोखाधड़ी और टेरर फंडिंग की जांच के सिलसिले में 22 जगहों पर छापे। वेनेजुएला की सत्ता से मादुरो को हटाए जाने के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान। वेनेजुएला अमेरिका को सौंपेगा 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल। और मलेशिया ओपन में पीवी सिंधु पहुंची दूसरे दौर में। भारत के आयुष शेट्टी ने किया उलटफेर। पहले दौर में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जीजिया को हराया। और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पीएमके ने एनडीए के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद से सत्ता में बैठी डीएमके की बेचैनी बढ़ गई है। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीसामी ने आज आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पट्टाली मक्कल कच्ची पीएमके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल करने की घोषणा की। चेन्नई में पीएमके प्रमुख अब्रुमणि रामदास के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है और आगे और पार्टियों को भी अपने गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा में अब लगभग 2 महीने का समय शेष है। ऐसे में तमिलनाडु में इस नए समीकरण के बाद राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे के बाद गठबंधन की गतिविधियों में तेजी आई है। We had met the leader of the AIADMK, Mr. Edappadi Palaniswamy, and confirmed the alliance of Pattali Makkal Katchi, PMK, with the ADMK-led front for the Tamil Nadu Assembly elections. And we will contest this election under the leadership of the ADMK in Tamil Nadu. And we definitely will come to power without a doubt, because people of Tamil Nadu are very angry with the ruling party, the DMK. और दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके 5 लोगों को हिरासत में लिया है। अदालत के आदेश अनुसार दिल्ली नगर निगम एमसीडी मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अतिक्रमण रोधी अभियान संचालित कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और कांच की बोतलें फेंकी, जिससे कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने बताया कि 5 लोगों को पूछताछ के लिए और सीसीटीवी फुटेज से मिलान करने के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हिंसा अचानक हुई थी या विध्वंस अभियान को बाधित करने का पूर्व नियोजित प्रयास था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा गवाहों और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया।
25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अदालत के आदेश के बाद अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई हुई है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। रात भर से चली इस कार्रवाई में एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण पर कई बुलडोजरों का इस्तेमाल किया। इसमें हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पत्थरबाजी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाग्यपूर्ण घटना है और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया। दिल्ली के रामलीला मैदान से सटे तुर्कमान गेट इलाके में ताज़ा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट के पास में है और ये वही इलाका है जहां पर कि देर रात एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। फैज इलाही मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये सामने जो दिख रही है आपको ये फैज इलाही मस्जिद है और इसी के आसपास देखिए चारों तरफ इस तरीके से करीब 40,000 स्क्वायर फीट जो जमीन थी वहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। यहाँ पर बारात घर यहाँ पर बनाया गया था, बैंक्वेट हॉल यहाँ पर था, साथ ही डायग्नोसिस सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, साथ ही कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो थे यहाँ पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे और जिसको कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने देर रात यहाँ पर कार्रवाई करी है और इसको पूरा यहाँ पर डिमोलिश किया है। यहाँ पर लगातार मलबा हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और पूरा जो इलाका है इसको पूरा साफ किया जा रहा है। लंबे समय से ये अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था जिसको लेकर लगातार एमसीडी जो है यहाँ पर हाईकोर्ट में थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा जो है इलाका जो है इसको खाली कराया गया है, साफ किया जा रहा है। पूरा अतिक्रमण जो है उसको तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ बैंक्वेट हॉल था, जो यहाँ शादी घर था, उसका जो सामान आपको दिखाई दे रहा होगा और ये पूरा जो इलाका था उसके आसपास करीब 40,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया था जिसको कि अतिक्रमण किया गया था और यहाँ पर लगातार लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियाँ की जा रही थी। जब देर रात को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई तो उस समय यहाँ पर लोगों ने पुलिस और एमसीडी के ऊपर पथराव भी किया जिससे करीब आधा दर्जन जो कर्मचारी हैं पुलिस और एमसीडी के वो यहाँ पर घायल हुए। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे इलाके को यहाँ पर पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, कोई भी अफवाह यहाँ पर ना फैले और लगातार यहाँ पर जो है मलबा हटाने की कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। कैमरामैन पुनीत राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं। 130वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक जारी है जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अगर कोई 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहता है तो ऐसे में बिल के अनुसार उसे पद से हटाने का प्रावधान है। बिल को सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाले जेपीसी को विचार के लिए भेजा गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और नालसर हैदराबाद के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। आज से परामर्श का दौर शुरू, व्यापक परामर्श, व्यापक चर्चा की जाएगी।
और पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासत जारी है। इस बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों में नए मतदाताओं की संख्या 1,33,68,790 है। साल 2014 से 2024 के बीच पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में इतने नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। इस आंकड़े पर सवाल उठने का कारण ये है कि बंगाल में एसआईआर शुरू होने के पिछले वर्ष तक जहां हर साल औसतन 18 लाख नए नाम जोड़े गए, वहीं ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने तक नए मतदाताओं के आवेदन जमा होने की संख्या मात्र 3,31,075 है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का काम जारी है। भाजपा नेता ने ममता सरकार पर गलत तरीके से दस्तावेज जारी करने का आरोप लगाया। यहाँ डेमोग्राफी पूरा चेंज। अभी क्यों आप 50 साल 60 साल का आदमी को बात सर्टिफिकेट दे रहा है? अभी क्यों आप जो ओबीसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, आप उनको ओबीसी बना के सर्टिफिकेट दे रहा है? आप आईसीडीएस का लिस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों दबाव बना रहा है? क्यों आपका अधिकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है? आपका कानून का पता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 साल का ओल्ड होना चाहिए। आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया है। अब 60 साल का, 50 साल का, 65 साल का उम्र का आदमी को आप अभी बर्थ सर्टिफिकेट देना कानूनी तरीके से जायज है? नहीं है, इलीगल। इसलिए इलेक्शन कमीशन कानूनी तरीके से काम कर रहा है और इनको पीड़ा हो रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि ऐसा क्या हुआ कि हर साल लाखों से ज्यादा नाम जुड़ने की जगह इस बार इतने कम नाम जुड़े। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आइए आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा देते हैं कि साल कितने मतदाता। 2014 की बात करें तो 6 करोड़ 24 लाख मतदाता थे, और वहीं जब बात करते हैं हम 2018 की तो 6 करोड़ 82 लाख, 2019 6 करोड़ 97 लाख, और जब बात करें 2022 की तो 7 करोड़ 43 लाख। 2023 की अगर बात करें तो हम आपको बता दें एक बार फिर 2015 में 6 करोड़ 37 लाख, और 2020 में 7 करोड़ 19 लाख, 2021 में 7 करोड़ 32 लाख मतदाता शामिल थे, और 23 में 7 करोड़ 52 लाख, 24 में 7 करोड़ 58 लाख मतदाता थे। एक बार फिर हम आपको बता दें 2014 में 6 करोड़ 24 लाख, 2015 में 6 करोड़ 37 लाख, 2016 की अगर बात करें और 18 की बात करें तो 6 करोड़ 82 लाख, इसमें ये सभी मतदाता शामिल थे। तो आपको एक बार फिर बता दें कि चुनावी इस साल में कितने नए मतदाता जुड़े हैं। 2014 की बात करें तो 32 लाख 29 हजार, 2016 में 26 लाख 33 हजार, 2019 में 20 लाख 67 हजार, 21 में 20 लाख 45 हजार और 24 में 14 लाख 30 हजार नए मतदाताओं को जोड़ा गया है इन सालों में। यानी कि चुनावी साल 2014, 16, 19, 21 और 24 में ये हमने जो आपको आंकड़े बताए हैं ये हैं। और आइए अब कोलकाता की भी खबर आपको बता देते हैं। कोलकाता में अपर प्राइमरी शिक्षक पद के लिए उम्मीदवारों ने नवाबन अभियान का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2015 में अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। इसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उम्मीदवारों का कहना है कि 2014 में 14,339 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब तक केवल 8,000 पदों पर ही नियुक्ति हुई है। बाकी बचे 6,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। और कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने साइबर धोखाधड़ी और टेरर फंडिंग से जुड़े म्यूल बैंक खातों की जांच के सिलसिले में घाटी में 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। इनमें से 15 से ज्यादा ठिकाने अकेले श्रीनगर जिले में बताए जा रहे हैं।
अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई एक साइबर टेरर जांच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य म्यूल खातों के जरिए अवैध धन के लेन देन में शामिल लोगों और नेटवर्क की पहचान करना है। तलाशी के दौरान सीआईए की टीमों ने डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। मामले में आगे की जांच अभी जारी है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए कुछ और खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रगति पहल पहले से लंबित बड़ी औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नई रफ्तार दे रही है। इस मंच के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल तो बना ही है, साथ ही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर खास जोर दिया जा रहा है। इसका बड़ा फायदा मिला है भिलाई इस्पात संयंत्र को, जहां प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा और स्पष्ट दिशा निर्देशों ने आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पहल ने देश की बड़ी औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को नई गति दी है। ये मंच न केवल केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करता है, बल्कि वर्षों से लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में निर्णायक भूमिका भी निभा रहा है। प्रगति पहल का प्रत्यक्ष लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र को मिला है। प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा, स्पष्ट दिशा निर्देश और परिणाम आधारित शासन मॉडल ने भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को न केवल गति प्रदान की, बल्कि इसने संयंत्र को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के अनुरूप बनाने में काफी मदद की। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रगति पहल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को पूर्ण करने के में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए समस्त भिलाई बिरादरी उनके शुक्रगुजार है। भविष्य में भी राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत है। इसका परिणाम है कि भिलाई इस्पात संयंत्र आज देश में रेल उत्पादन का अग्रणी केंद्र बन चुका है। यहाँ की यूनिवर्सल रेल मिल में दुनिया की सबसे लंबी रेलों का निर्माण किया जा रहा है, जो भारतीय रेलवे के साथ साथ देश की औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आधुनिक तकनीक से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली रेलें तेज रफ्तार और भारी माल ढुलाई दोनों के लिए उपयुक्त हैं। भिलाई स्टील प्लांट इस्पात बनाने में देश में अग्रणी इस्पात संयंत्र रहा है और इसमें कई आधुनिकीकरण हुए हैं, जिसमें कि जो अभी हाल में ही
4.5 मिलियन टन से 7.5 मिलियन टन उत्पादन के लिए भिलाई स्टील प्लांट ने प्रयास किया था, जिसके तहत यूनिवर्सल रेल मिल, एक नई ब्लास्ट फर्नेस, एक नया स्टील मेल्टिंग शॉप और बार एंड रॉड मिल की स्थापना हुई थी। ये जो बार एंड रॉड मिल है, ये इसी विस्तारीकरण का ही एक अंश है। प्रगति के माध्यम से मिले समर्थन ने भिलाई संयंत्र में हजारों प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित किए हैं। आधुनिक संयंत्र ने स्थानीय युवाओं को तकनीकी कौशल, स्थायी आजीविका और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया है। हमारे भिलाई स्टील प्लांट में इस प्रगति प्रोजेक्ट के कारण हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो परियोजना चली थी प्रगति प्रोजेक्ट, उसके तहत हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बहुत सारे परिवर्तन बहुत तेज गति से हुए और इसका असर हमारे पूरे देश के डेवलपमेंट पे पड़ा। जैसे हमारे यहाँ 13 mm के रेल के पटरी का निर्माण पहले हुआ करते थे, जो अभी 260 मीटर के हो रहे हैं और इससे हमारे रेल परियोजनाओं को जल्दी करने में बहुत मदद मिल रही है। प्रगति केवल एक समीक्षा मंच नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण का माध्यम बन चुका है, जहां नीति, तकनीक और श्रम एक साथ मिलकर देश की प्रगति की नई कहानी लिख रहे हैं। आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद के पतंग बाजारों में उत्तरायण त्योहार को लेकर जबरदस्त रौनक है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। हम अहमदाबाद के सबसे मशहूर और सबसे भीड़ भाड़ वाले पतंग बाजार में हैं, जहां पर उत्तरायण की तैयारियां जोरों पर हैं। चारों तरफ बिक्री रंग बिरंगी पतंगे और मांझों की दुकानों पर लगी भीड़ इस बात की पहचान है कि उत्तरायण आने वाला है। और अगर देखें तो यहाँ उत्तरायण केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि लाखों के लिए रोजगार का अवसर है। उत्तरायण के नजदीक आते ही अहमदाबाद के पतंग बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग पतंग और मांझा खरीदने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाजारों में पतंगों की बड़ी रेंज उपलब्ध है। व्यापारी बता रहे हैं कि ये बिक्री त्योहार के बाद भी जारी रहती है। रायपुर, जमालपुर और माणिक चौक जैसे इलाकों में त्योहार का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पूरा उत्तरायण का माहौल बना ही रहता है। सब ढाबे पे अलग अलग वैरायटी, सबकी पसंद अलग अलग होती है। ज्यादातर चील, रॉकेट, फिर चांद, अभी खंबाती ज्यादा चल रही है पतंग। सब संप्रदाय के लोग पूरे हर्ष और उल्लास से काम करते हैं और इससे तो कई लोगों को रोजी रोटी मिलती है। पतंग में छोटे बड़े से अलग अलग साइज के पतंग आते हैं, जैसे चील आती है, पावला आता है, घेटिया आता है और बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा यही पसंद है हमारे गुजरात में। अब तो रिवर फ्रंट पे बड़े बड़े काइट फेस्टिवल का शो हो रहा है, उसकी वजह से लोग बाहर से विदेश से आके भी देख रहे हैं कि कैसा होता है। तो ये डोरी बनाते हैं, तो उसके ही लिए ये काम करते हैं हम लोग। ये बहुत मेहनत का काम होता है, यार आदमी नहीं कर सकता, हम लोग आते हैं। जो अहमदाबाद का सिटी विस्तार है वही उत्तरायण के लिए फेमस है। लोग इंडिया से बाहर से भी आते हैं। उत्तरायण की पहचान सिर्फ पतंगबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये त्योहार गुजराती खान-पान से भी जुड़ा हुआ है। हर घर में खास तौर पर ऊंधिये, जलेबी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। अहमदाबाद के हेरिटेज इलाके की हर छत पर दूर दूर से लोग उत्तरायण का पर्व मनाने आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक छतों पर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की रौनक रहती है और आसमान रंगीन पतंगों से भर जाता है। छतों पर डीजे म्यूजिक, ढोल की थाप, काई पोछे की आवाजें और त्योहार का जोश, ये साफ महसूस किया जा सकता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई पतंग उड़ाने की तैयारी में जुटा है। यह केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि एक जज्बा है जो पूरे शहर को एक साथ लाता है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और दिल्ली समेत कई शहरों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
और खेल की खबरों में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीडीजी मयंक श्रीवास्तव का कहना है कि खेलो इंडिया की कोशिश देश के कोने कोने से जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तराशना है। आने वाले समय में खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रकार के और खेलों की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी खेलों को भी बड़े स्तर पर शामिल किया जाएगा। मयंक श्रीवास्तव से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आप उनकी बातचीत देखिए और हमें यहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार सर, भारत में बीच गेम्स का आयोजन हम देख रहे हैं कि एक अपार सफलता मिल रही है। जितना खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं उतने ही हमने देख रहे दर्शक भी सामने आ रहे हैं। इसके पीछे क्या आइडिया था साईं का? देखिए, पहले 2024 तक जो खेलो इंडिया के अंतर्गत हम लोग खेलों का आयोजन करते थे, मुख्यतः 4 ही खेल थे। यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम जो कि भारत में पहली बार खेलो इंडिया के अंतर्गत हुए और उससे पहले तो होते ही नहीं थे, और खेलो इंडिया पैरा गेम जो पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए एक नेशनल गेम जैसा वो होता। तो बाद में हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का ये सोच थी कि खेलों को ऐसी जगहों पे पहुंचाया जाए जहां पे अभी तक वो उतने इंटेंसिटी से उतनी उससे पहुंचे नहीं हैं, उतने वेग से, और साथ ही साथ ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए जो अभी तक थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे हैं खेलों के। तो इसलिए हमने थीमेटिक गेमों की शुरुआत की और खेलो इंडिया बीच गेम उसी का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गेम दूसरी बार ये आयोजित हो रहा है, पिछली बार मई के महीने में आयोजित हुआ था, इस बार अच्छे मौसम जनवरी में हो रहा है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है और कैसा एक्सेप्शनल माहौल है। खेलो इंडिया को अपार सफलता मिल रही है। आपने जैसे गिनाया अभी कि कई प्रकार के इवेंट्स आयोजित हो रहे हैं देश के कोने कोने में। खेलो इंडिया के बैनर तले आगे क्या कुछ साईं का प्लान है लेके आने का? मैंने जैसा आपको बताया कि खेलो इंडिया में जो अभी सोच थी डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे माननीय मंत्री जी की, तो हम ऐसी ऐसी जगहों पे और ऐसे ऐसे खेलों को सम्मिलित कर रहे हैं। खेलो इंडिया मार्शल आर्ट गेम भी शुरू होंगे, खेलो इंडिया इंडिजिनस गेम जो स्वदेशी खेल हैं वो भी शुरू होंगे। तो बहुत सारे गेम्स हमने उनका एक पूरा पैकेज बना करके शुरू कर रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पे आयोजित किए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि खेलो इंडिया का मंच ना सिर्फ खिलाड़ियों को खेल के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है, बल्कि इस मंच से बड़े स्तर के खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं जो कि ओलंपिक जैसे मंच पर भी अपने प्रदर्शन से देश को मेडल दिलाने में सफलता हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दीव।